वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्निंग पर शेयर AS20। सर ये अर्निंग पर शेयर होता क्या है? देखो, हर कंपनी कुछ कमाई करती है, नेट प्रॉफिट करती है, और वो नेट प्रॉफिट बांटती है हमारे शेयर होल्डर के पास पे। तो जो भी नेट प्रॉफिट बचता है हमारा शेयर होल्डर के पास, तो उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। हर शेयर पे कितनी कमाई होगी उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। सर अगर ये इतनी सिंपल चीज़ है तो उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब ये इतनी सिंपल चीज़ है तो डायरेक्टली हम वो तो करते ही है, भाई नेट प्रॉफिट को हमने बांट लिया शेयर होल्डर के अंदर, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा ये इतना सिंपल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कंपनी के अंदर। एग्जाम्पल, बोनस इशू होते हैं, राइट इशू होते हैं, फिर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स होते हैं। तो सबसे एक नया नया एक हमें अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है हर बार। तो उस वे में हमें यहाँ पे मल्टीपल संबंधित कैलकुलेशंस क्या क्या होंगी और कैसे उनको डिस्क्लोज करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एज पर शेड्यूल 3। देखो, हर पीएनएल को फेस पे हमें एंड में दिखाना पड़ता है कि क्या हमारा अर्निंग पर शेयर है और क्या हमारा डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है। तो हम ये सब समझेंगे इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। और जो भी आपको नोट्स यहाँ पे दिख रहे हैं सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे फ्रीली, आप उनको एक्सेस कर सकते हो इजीली कभी भी। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, हम क्या भी पढ़ने वाले समझने वाले देखते हैं। देखो, अर्निंग पर शेयर हमने अभी समझा कि भाई हमने अर्निंग्स को बांटा शेयर होल्डर के पास एज पर जो शेयर उनके पास पड़े हैं, तो उसको हमने नाम दिया अर्निंग पर शेयर। पर ये हम कर क्यों रहे हैं? टू कंपेयर एंटरप्राइज बाय एंटरप्राइज। समझ आया? सपोज एंटरप्राइज ए है, उसका हमारा अर्निंग पर शेयर है 2 का, और जो बी है उसका अर्निंग पर शेयर है हमारा 4 का। तो मेरे को बताओ किसको ज्यादा प्रॉफिटेबल है एंटरप्राइज, कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज है हमारा, ए के बी? ऑब्वियसली हम समझ गए भाई, देख के भाई हमारा जो बी एंटरप्राइज है बहुत प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसका 4 रुपए था अर्निंग पर शेयर। तो जिसका अर्निंग पर शेयर हाई होगा तो लॉजिकल बात है ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा शेयर होल्डर्स के लिए वो। करेक्ट है ना? ठीक है। साथ में हम उसको ईयर बाय ईयर भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई सपोज पिछले साल में मेरा अर्निंग पर शेयर था 2 रुपए, इस साल मेरा अर्निंग पर शेयर है 3 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ भाई पहले से मैंने ग्रोथ दिखाई प्रॉफिट के अंदर? लॉजिकल बात है, मैंने पहले से ग्रोथ दिखाई प्रॉफिट के अंदर। तो उसको बोलते हैं हमारा अर्निंग पर शेयर एनालिसिस। तो ये करता क्या है, ये चीज़ ये क्या करती है? ये सिंपली हम फॉर द सेक ऑफ शेयर होल्डर, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम ये करते हैं चीज़ें, ताकि उनको इजीली अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हो पाए अबाउट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी से भी वो कंपेयर कर पाए। तो इतनी सिंपल चीज़ थी यहाँ पे। और हम यहाँ पे निकालेंगे डायरेक्टेड अर्निंग पर शेयर, और कैसे उनको एडजस्ट करेंगे पीएनएल के अंदर, दिखाएंगे पीएनएल के अंदर कैसे डिस्क्लोज करेंगे, सब हम समझेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं भाई बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होता है। देखो, हमने अभी भी समझा कि भाई अर्निंग पर शेयर क्या होता है, भाई नेट प्रॉफिट को हमने बांट दिया शेयर होल्डर को, पर इतना काफ़ी नहीं है। देखो, उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल देखो, नेट प्रॉफिट में से हम एक चीज़ और बांटते हैं, अगर आपने 12th में पढ़ा हो तो होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। पढ़ा होगा ना? तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या हम इसमें कंसिडर करेंगे क्या? नेट प्रॉफिट का पार्ट ही रखेंगे, उसको भी तो हम माइनस करेंगे ना। तो जो भी यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो प्रॉफिट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है ना, हमें वही बांटना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है हमें वही बांटना है, उसके अलावा हमें और कोई प्रॉफिट नहीं बांटना। तो जो भी डिविडेंड है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर से। बहुत सिंपल चीज थी। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमने पहले ही माइनस कर लिया होगा इन पीएनएल के अंदर। तो उन सबको माइनस करने के बाद जो हमारा सिर्फ नेट प्रॉफिट बचा है, जो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को एट्रीब्यूटेबल है, हमें वही लेना है और डिवाइड करना है हमारा वेटेड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ड्यूरिंग द ईयर। सर वो तो हम समझ गए, ऊपर आपने जो न्यूमरेटर बताया वो समझ गए। तो ये नीचे नई चीज क्या आई है कि भाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ड्यूरिंग द ईयर। सर ये क्या है हमारा? तो बेटा देखो, पूरा साल क्या आपके नंबर ऑफ शेयर सेम रहे होंगे? क्या पूरा साल आपके नंबर ऑफ शेयर सेम रहे होंगे? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं रहे होंगे सर। लॉजिकल बात है भाई, कभी कभी हमारे, तुम्हें मैं एग्जांपल से तुम्हें करवाता हूँ। देखो, सपोज तुम्हारा स्टार्टिंग में 1800 शेयर थे, साल के स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 1800 शेयर थे। तुमने मई में इशू किए 600 शेयर, तुमने 31 मई को इशू किए। सपोज यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर है जैन टू दिसंबर है, ठीक है? जैन टू दिसंबर यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, जैन टू दिसंबर हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है? सपोज स्टार्टिंग में जो जैन में हमारे पास थे 1800 शेयर, ठीक है? इन जैन हमारे पास थे। अब आगे देखते हैं भाई, 31 मई को हमने 600 शेयर इशू और किए, और हमने 1 नवंबर को 300 शेयर इशू और किए।
तो क्या पूरा साल हमारे पास सेम नंबर ऑफ शेयर रहे? नहीं सर, सेम नंबर ऑफ शेयर तो हमारे पास नहीं रहे, वो बदलते रहे, देखो ध्यान से। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? तो हमें उसको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। एग्जाम्पल, जो 1800 शेयर थे हमारे पास, वो 5 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे, सही है। जो बाकी हमारे पास शेयर थे, जो जो 600 शेयर है जो ऐड हुए, फिर 1800 प्लस 600 तो 2400 हो गए यहाँ पे। और ये भी 5 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे। एग्जाम्पल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये भी 5 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे। सर करेक्ट है, हम क्लियर हो गए। फिर आगे आते हैं नवंबर, दिसंबर, ये भी जो 300 शेयर हमने बॉट बैक कर लिए, बाय बैक कर लिए, तो 2400 माइनस 300 कितने हुए? 2100। तो ये भी हमारे 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे। क्लियर है ना? तो 2/12 कर लिया हमने। ऐसे करके हमारा वेटेड निकला नंबर ऑफ शेयर 2100। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें वहां पे एज अ डिनोमिनेटर लेना है ऊपर, हमेशा हमें ये करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट अट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ड्यूरिंग द ईयर। हमें ये करके हमें बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है। अगर सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल चीज़ थी ये। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए सर क्लियर नहीं हुआ, मैं एक्सप्लेन करिए, या फिर आप टेलीग्राम पे आके आप पूछ सकते हैं, सर हमें एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए, आई एम अवेलेबल देयर। आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे आते हैं स्पेशल केसेस। ये केसेस में क्या होता है कि भाई हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं डिनोमिनेटर को, नंबर ऑफ शेयर हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो उससे होता क्या है भाई, हमें अर्निंग पर शेयर से आगे पीछे होगा। हमारा हमारे इसमें अर्निंग पर शेयर थोड़ा आगे पीछे होगा। सर आप ये क्या बोले, हम समझ नहीं आ रहा। जैसे सपोज मेरे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर थे 100, मैंने 10 और बोनस इशू शेयर इशू कर लिए। तो जो मैंने बोनस शेयर इशू किए हैं, क्या वो बोनस शेयर मेरे अर्निंग प्रेशर को अफेक्ट करेंगे? बताओ, करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। सपोज मेरी 1 लाख की अर्निंग थी, 1 लाख की अर्निंग में मेरे 100 शेयर पड़े थे, उसमें मैंने प्लस कर लिए 10 शेयर। तो क्या मेरी अर्निंग बढ़ गई 10 शेयर में? और पहले 100 में बट रही थी, अभी 110 में बट रही है, सही है ना? तो मेरा अर्निंग प्रेशर नीचे हो गया। तो उसको बोलते हैं हमारा थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस इवेंट्स। भाई सपोज बोनस शेयर इशू हो गया तो हमारा अर्निंग प्रेशर गिर जाएगा थोड़ा, सिंपल बात है। सर इसमें अकाउंटिंग क्या करनी होगी? अरे सिंपल बात है भाई, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दो डिनोमिनेटर के अंदर, खत्म बात। और इसका इफेक्ट प्रायर पीरियड में भी करके दिखाना। मतलब पता है, हम जो कॉलम बनाते हैं इस पर शेड्यूल 3, उसमें दिखाते हैं प्रायर पीरियड, करंट पीरियड करके दिखाते हैं ना। तो प्रायर पीरियड कॉलम में भी आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे नीचे जाके, बोनस शेयर इशू की। तो बस उसमें यही एक बेसिक एडजस्टमेंट्स है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दो और रीस्टेट द प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स, सिंपल बात है। तो ऐसे करके हमें बोनस शेयर को प्रेजेंट करना पड़ेगा एज पर हमारे बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए। फिर आगे आता है हमारा राइट इशू। सर ये क्या होता है? अरे आपको पता नहीं है कि भाई अगर आपके पास शेयर पड़े हो तो आपके पास हक है कि भाई आप कम प्राइस पे जो अपकमिंग शेयर इशू होने वाले हैं उसको कम प्राइस पे खरीद सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर पड़े हैं। अगर आपके पास शेयर नहीं पड़े तो आपके पास ये राइट नहीं होता, पर अगर आपके पास है तो आप खरीद सकते हो। तो सर उसमें अकाउंटिंग कैसे होगी? तो बेटा उसमें भी तो हमारा नंबर ऑफ शेयर बदलेंगे ना, जो डिनोमिनेटर वो चेंज होगा, लॉजिकल बात है। तो सर फिर उसको हम कैसे सिंपल उसमें भी प्लस कर देंगे जैसे हमने बोनस में इशू किया? नहीं बेटा, ये तो गलत है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो हमारे शेयर इशू होते हैं ना, कभी कभी हर बार यही होता है कि भाई जो फेयर वैल्यू है मार्केट में चल रही है उससे कम पे इशू होते हैं, तभी तो उसको राइट बोलते हैं, खरीदने का राइट बोलते हैं। मतलब फायदा है तभी तो राइट बोल रहे हैं। क्लियर हुआ ना? तो अगर मार्केट प्राइस से कम में इशू हो रहे हैं, फेयर वैल्यू से कम में इशू हो रहे हैं, फेयर वैल्यू से कम में इशू हो रहे हैं, तो उस शेयर को हम बोलते हैं राइट इशू शेयर्स, सिंपल बात है। तो देखो अगर फेयर वैल्यू से कम में इशू हो रहे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई इनको कंप्लीट एज इट इज हमें शेयर्स को ऐड नहीं करना? लॉजिकल बात है ना कि भाई अगर हमने राइट इशू 1 लाख इशू की है तो क्या वो 1 लाख शेयर के बराबर है? क्या क्या उनकी वैल्यू 1 लाख शेयर के बराबर है? क्योंकि हम तो कम में इशू कर रहे हैं उनको, पैसा तो हमारे पास कम आया है। तो क्या वो 1 लाख शेयर के बराबर है? नहीं है, क्योंकि वो कम में इशू हो रहे हैं। तो जितने भी कम में इशू हो रहे हैं ना, हमें उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर एडजस्ट करना पड़ेगा। सर आपने जो भी बोला मुझे पूरा बाउंसर गया, तो एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसका हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नेट प्रॉफिट था 11 लाख का। कितने का था? 11 लाख का नेट प्रॉफिट था हमारे पास। सर ठीक है, मैं क्लियर हो गया। और हमारे पास थे 5 लाख के 5 लाख हमारे पास शेयर पड़े थे। तो जो हमारा करंट अर्निंग पर शेयर है वो हमारा 2.2 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर करंट वाला, बहुत सिंपल चीज़ थी।
आगे हमें राइट इशू हुआ। राइट इशू क्या हुआ हमें? 145। सर ये क्या होता है 145? 145 नहीं बेटा, ऐसा नहीं। हमें मौका मिला कि भाई हम 5 शेयर, हर 5 शेयर पे हम एक नया शेयर खरीद सकते हैं, हमें ये मौका मिला। सर ये समझ नहीं है। अरे सपोज 5 लाख शेयर है, उसमें से 1 लाख शेयर उनको मिले, 5 लाख में से 1 लाख शेयर उनको मिले, राइट इशू मिले, राइट इशू हुए, इतने इतने रेशो में हमें राइट इशू हुए हैं। तो अगर तुमने 5 शेयर होल्ड किए ना, तो तुम्हें 1 शेयर का राइट मिलेगा खरीदने का। बहुत सिंपल चीज़ थी। आगे आते हैं कि भाई पर ये राइट हमें 15 रुपये में मिला है, लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू। देखो फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे 21 रुपये है, और हम 15 रुपये में खरीदने का मौका मिल गया यहाँ पे। उसको बोलते हैं लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये तो लोचा हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो 1 लाख शेयर यहाँ पे इशू हो रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू मार्केट के बराबर होगी क्या? सपोज उनकी मार्केट वैल्यू होगी 31 लाख रुपए, पर यहाँ पे हमें सिर्फ 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो क्या करेक्ट चीज़ है क्या? क्या ये हमें सही चीज़ दिखाएगा क्या? अर्निंग प्रेशर में इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो गलत दिखाएगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे एक एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या निकालेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर। सर वो होता क्या है बेटा? वो होता है कि भाई फेयर वैल्यू पर शेयर प्रायर टू एक्सरसाइज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्सराइज प्राइस। सर क्या बात कर दी। ये थ्योरेटिकल एक्सराइज प्राइस होता क्या है बेटा? ये ऐसा प्राइस है जो प्राइस होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्मल जो चीज़ें चल रही है। जो प्राइस राइट इशू करने के बाद कितना प्राइस बनता है, ये वो वाला प्राइस है। तो समझ नहीं है बेटा, तुम एक बार एग्जाम्पल देख लो। सपोज 21 × 5 लाख, ये हमारे थे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वैल्यू। करेक्ट है ना? 5 लाख इंटू 21 करो, ये थे हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की वैल्यू। कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना। उसमें हमने 15 × 1 लाख और शेयर इशू कर लिए, राइट इशू। सही है। डिवाइड बाय आपने कर लिया 6 लैक्स। 6 लैक्स सर कैसे? अरे 5 लाख प्लस 1 लाख जो राइट इशू थे ना हमारे, तो कर लिया, तो हमें एवरेज एक 20 रुपये का अमाउंट मिल गया। तो ये वो वाला प्राइस है जो होना चाहिए आफ्टर राइट इशू। ठीक है, एक नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए, और जो बनता है हमारा डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए। अब इसमें 21 रुपये हमारा फेयर वैल्यू था पहले, तो कितना हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 21/20। इतने से हमारे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। जो एडजस्टमेंट फैक्टर है ना, पूरे अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई मत करना, इसको मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर से। सर ऐसा कैसे? डिनोमिनेटर से ही क्यों बेटा? देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इससे इतने ही शेयर बढ़ेंगे जितना क्या ये रेशियो बनता है। जैसे देखो 1 लाख शेयर बढ़ने चाहिए, 6 लाख होने चाहिए थे यहाँ पे, पर देखो यहाँ पे तुम करो कैलकुलेट और कितने बढ़ रहे हैं। देखो कितने शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे करके देखो। देखो 5 लाख को मल्टी का अगर तुम निकालो 5% कितना होता है? 25,000 शेयर ही बढ़ रहे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 5,25,000 शेयर हो जा रहे हैं। सर बड़े तो 1 लाख थे, बड़े तो 1 लाख थे शेयर, ये 5-25 क्यों आ रहा है यहाँ पे? सर हमें समझ नहीं आ रहा बेटा। ये वही तो खेल है, 5-25 क्यों आया, 25 हमने क्यों कर दिया? ये बेटा सिग्निफिकेंटली कम प्राइस पे इशू हुआ है, तो हमने निकाला एडजस्टमेंट फैक्टर, और उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। बहुत सिंपल चीज़ थी। यहाँ पे 5-25 से हम इसको डिवाइड करेंगे, खत्म बात। क्योंकि कम जो इनकी वैल्यू है ना, जो 1 लाख शेयर की वैल्यू है, 1 लाख शेयर की वैल्यू है ही नहीं, वो 15 लाख ही हमें मिल रहे हैं खाली। तो हमें उनको एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर एडजस्टिंग फैक्टर, और उसके बाद हमें मिल जाएगा जो हमारा जो अर्निंग पर शेयर है, जो आफ्टर दिस एडजस्टमेंट जो हमारा है 2.10। इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर देखो आपके पास अगर डायरेक्टली हम आपको अगर 2.2 करंट अर्निंग पर शेयर दे दिया है, तो आप जो जो थ्योरेटिकल जो भी आपने एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला ना, उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो। इसका इन्वर्स क्या होगा? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस फेयर वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर प्रायर टू एक्सेस पीरियड। इसका वो इन्वर्स है ना, जो एडजस्टमेंट फैक्टर है ना यहाँ पे हमारा, इसका इन्वर्स यही। तो इसके इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे प्रायर पीरियड अर्निंग पर शेयर को, तो आपका जो जो रीसेट अर्निंग पर शेयर है, जो आपको रीसेट करना है आपको अर्निंग पर शेयर, वो आपको निकल जाएगा। देखो आपको पता है ना, आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी आपको रीसेट करना पड़ता है अर्निंग पर शेयर। रीसेट मतलब आपको फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ता है प्रायर पीरियड अर्निंग पर शेयर को। तो रीस्टेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बहुत सिंपल चीज़ थी यहाँ पे, अब समझते हैं आगे। ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई जो बेसिक कुछ स्पेशल केसेस थे हमें सारे क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं हमारा डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ये क्या होता है हमारा। हमने पूरा समझा, भी स्पेशल केसेस समझे, हमने समझा बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होता है।
और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। पर ये होता क्या? सपोज आपने आपकी कंपनी ने डिबेंचर इशू की, वो डिबेंचर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स है। हमने मौका दिया उनको कि भाई फ्यूचर में तुम डिबेंचर्स, भाई तुम लोग कन्वर्ट हो सकते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर। तो अगर ऐसा हमने उनको मौका दिया है, तो पता है क्या होगा फ्यूचर में? वो इक्विटी बनने ही वाले में, पता है? यस और नो? बनने वाले हैं ना। तो क्यों ना उनको कंसिडर कर लें? उनको हम कंसिडर क्यों नहीं कर लें? देखो, इसका पर्पस क्या समझते हैं? शो अर्निंग पर शेयर इफ ऑल द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। हमें जितनी भी पोटेंशियल चीजें हैं जो आगे इक्विटी बन सकती हैं, उन सबको हम कंसिडर कर लेंगे और दिखाएंगे डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो कुछ समझ नहीं है बेटा। सपोज 1 लाख हमारे पास शेयर थे, प्लस 50,000 और डिबेंचर कन्वर्ट होने वाले हैं, हुए नहीं, होने वाले हैं, प्लस 20,000 होंगे प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट इक्विटी शेयर के अंदर। टोटल हमारे पास 170 हो जाएंगे फ्यूचर में शेयर्स। सर समझ गए, 170 हो जाएंगे। तो बेटा ये हमारे शेयर, जो नंबर ऑफ शेयर वो बढ़ गए, तो क्या हमारा अर्निंग पर शेयर गिर नहीं जाएगा? गिर जाएगा। पर ये हुए थोड़ी है, तो उसको हम बेसिक अर्निंग पर शेयर में इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर सकते। पर सर होने तो वाले हैं, तो इसको दिखा देंगे हम डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के अंदर। सिंपल चीज़ है, इनको हम कर लेंगे डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का पार्ट। बहुत सिंपल पार्ट था ये, बहुत सिंपल चीज़ थी। आगे समझते हैं ये होता क्या है, एग्जैक्टली कैसे ही काम करता है। देखो स्पेसिफिकली डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर की यहाँ पे बात होगी, जो आगे फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं इन इक्विटी शेयर होल्डर को। तो सिंपल बात है, हम उनकी मेन कंसिडर करेंगे यहाँ पे। सर इसकी फॉर्मूला क्या होगी अर्निंग पर शेयर की? बहुत सिंपल फॉर्मूला होगी। देखो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो तो नॉर्मल लेना ही लेना है, प्लस प्लस हमें लेना है कि भाई डिविडेंड, कितना डिविडेंड पेएबल है पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर को, 1 माइनस टैक्स। सर ये क्या है? ये हमें समझ ही नहीं है, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रही है। तो तुम अभी एक सम देखो, तुम्हें वो सम करने के बाद तुम्हें ये इजीली ग्रैस्प होगी फॉर्मूला को। बहुत सिंपल एक सम है, एक बार देख लेते हैं वो वाला। देखो मैंने इस पूरी शीट में आपको सारे एग्जाम्पल भी लिखवाए, ताकि आगे आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इतनी सी भी डिफिकल्टी ना हो। बहुत सिंपल चीज़ है। एक बार पहले देख लेते हैं इसमें है क्या। देखो हमारा नेट प्रॉफिट है हमारा 1 करोड़ रुपए का। एग्जाम्पल है हमारा 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे। तो हमारा बेसिक शेयर्स है, जो बेसिक नंबर ऑफ शेयर वो 50 लाख के। कितने? 50 लाख हमारे पास बेसिक शेयर्स है। सिंपल चीज थी। हमारे पास 12% डिबेंचर्स थे, 1 लाख 12% डिबेंचर्स थे। उनको हमने कन्वर्टेबल होने का चांस दिया था, भाई तुम कभी भी फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हो, 10 शेयर तुम्हें मिल जाएंगे। तो 1 लाख डिबेंचर को 10 शेयर मिलेंगे, मतलब फ्यूचर में 10 लाख शेयर आ सकते हैं। मानते हो नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। और जो उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो था 12 लाख रुपए। कितने का था? 12 लाख रुपए था उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस। बताओ बाप रे बाप, सही है ना? 1 लाख इंटू 10 रुपीज़ करोगे, और आई थिंक 100 रुपीज़ होगा उसका फेस वैल्यू जो भी है। तो उसका इंटरेस्ट था हमारा 12 लाख रुपए का, टैक्स था 30%। तो मेरे को बताओ, अगर हम डिनोमिनेटर को सेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस इक्विटी शेयर्स जो भी कन्वर्ट होंगे, तो क्या हम न्यूमिनेटर को सेट नहीं करेंगे? बेटा देखो याद है अपन 12 लाख रुपए माइनस करते थे, उसमें से नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिटेबल अट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हम माइनस करते थे। तो जब हम इनको शेयर होल्डर बनाने ही वाले हैं, तो क्या हम इनको 12 लाख रुपए पे करेंगे एज इंटरेस्ट? नहीं करेंगे ना। जो 12 लाख हम यहाँ पे पे करते थे, क्या इनको हम 12 लाख बाद में फिर से पे करेंगे? अरे बेटा ये 12 लाख बाद में पे ही नहीं होगा। तो सिंपल है, उसको हम न्यूमिनेटर में प्लस कर देंगे। उसको हम कहाँ प्लस करेंगे? यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। पर क्या पूरा प्लस करेंगे? बेटा नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट में से हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे जो 12 लाख रुपए हमने माइनस करे थे नेट प्रॉफिट में से, इसमें एक टैक्स का इफेक्ट आया होगा। सर क्या इफेक्ट आया होगा? बेटा जो 12 लाख रुपए आप पे कर रहे हो ना, उससे आपका नेट प्रॉफिट गिर रहा होगा और उससे आपका टैक्स बच रहा होगा। मानते हो? तो उसका तो आपको नुकसान हो गया ना। वहां पे आप 12 लाख के ऊपर टैक्स बचा रहे थे क्योंकि आप पेमेंट कर रहे थे 12 लाख की, पर यहाँ पे आपका टैक्स नहीं बच रहा। तो क्या हम पूरा का पूरा 12 लाख ऐड करेंगे? जो टैक्स बचने का जो हमें नुकसान था वो तो हम माइनस कर देंगे ना। क्लियर हुआ? क्लिक हुआ? 12 लाख पूरा ऐड नहीं करने। जो टैक्स का नुकसान हुआ है, जो टैक्स का नुकसान हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे खर्चा दिखाते थे उसको 12 लाख रुपए, टैक्स का नुकसान हुआ है ना,
वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, उसको माइनस कर देंगे यहाँ से। सर मैं क्लियर नहीं होता तो एक बार आगे पढ़ लेते हैं, एक बार तुम आगे पढ़ो, तुम्हें इतना मजा आ जाएगा। देखो देखो, पहला आता है एडजस्टेड न्यूमरेटर। क्या आएगा? 1 करोड़ तो आएगा ही आएगा, प्लस 12 लाख भी आएगा, पर पूरा 12 लाख नहीं आएगा। 12 लाख का 30% माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा टैक्स सेविंग्स थी। वो टैक्स सेविंग अभी हम कर नहीं पा रहे। पहले हम कर पा रहे थे 12 लाख का खर्चा दिखा के, अभी नहीं कर पा रहे। तो जो 360 था, देखो 12 लाख का 30% होता है 3,60,000 ही होता है, 3,60,000 होता है। क्लियर है ना? तो हमने माइनस कर देंगे। तो 1 करोड़ प्लस 12 लाख माइनस 3,60,000, तो हमारे पास आ गया 1,08,40,000। सिंपल चीज़ थी ये, बहुत सिंपल चीज़ थी। क्लियर हुआ? और इसको ही हम लेंगे हमारा एज ए न्यूमरेटर। और सर व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? देखो वो सिंपल चीज़ है भाई, 50 लाख पहले थे, 10 लाख और शेयर आ गए, तो हमारे 60 लाख शेयर बन गए यहाँ पे। सिंपल चीज़ थी बहुत। करेक्ट है ना? अरे यस सर नहीं, यस है तो लिखो कमेंट में हाँ सर, समझ आ गया। तो बस वही है फिर, 1,08,40,000 डिवाइड बाय 60 लाख शेयर्स, हमें यहाँ पे हो गए 1.81 रुपीज़ पर शेयर। क्लियर हुआ? देखो पहले क्या था, पहले था हमारा ऑलमोस्ट 2 रुपये, 2 रुपये था ऑलमोस्ट, 2 रुपये ही था हमारा पहले, अभी ये 1.81 हो गया। पहले से गिरा है, क्या हुआ? पहले से गिरा है, डाइल्यूट हुआ है हमारा। पर क्या ये इनके जैसा है क्या बेटा? इन दोनों में एक फ़र्क है। ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये चीज़ें हो चुकी हैं, पूरे साल में चीज़ें हो गई, और ये होने वाली है, ये आगे होने वाली, फ्यूचर में होने वाली है। ये दोनों में फ़र्क है। ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ये होने वाली है। इसको बेसिक से कंफ्यूज मत करना। ये करंट वाला नहीं है, ये करंट बेसिक अर्निंग पर शेयर नहीं है। ये डाइल्यूटेड है, जो फ्यूचर में होगा, जो फ्यूचर में डाइल्यूट होने वाला है, ये उसको हम दिखा रहे हैं। प्रोजेक्टेड अर्निंग पर शेयर एक टाइप का ही, क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्टेड अर्निंग पर शेयर एक टाइप का। ये करंट वाला अर्निंग पर शेयर नहीं है बेटा। क्लियर हुआ आपको? बहुत सिंपल चीज़ थी ये, बहुत सिंपल चीज़ थी। अगर आपको क्लियर हो तो प्लीज़ बताना मेरे को, और कमेंट में लिखे हाँ सर क्लियर हो गया हमें। आगे आता है, देखो यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो आपका मैक्सिमम जो मेजर पार्ट है AS20 का सारा हो गया है। आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये क्या होता है? क्या आपको फॉर्मूला क्लियर होगी तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए यस सर क्लियर होगी। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? देखो बेटा, मैं समझो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता क्या है। कोई भी एम्प्लॉय काम करते हैं ना कंपनी में, तो अगर सपोज उनको 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो फिर उनको एक मौका मिलता है कि भाई वो कम भाव पे या फिर फ्री में शेयर खरीद सकते हैं या ले सकते हैं कंपनी से फ्री में। उसको बोलते हैं ईसॉप्स, स्वेट इक्विटी शेयर, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। उनको एक ऑप्शन देते हैं कि भाई बहुत कम प्राइस पे, मिनिमल प्राइस पे आप अपने शेयर खरीद सकते हो हमारे कंपनी के। तो ये चीज़ हर एम्प्लॉय को ऑफर होती है, जो भी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है और जो भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं उनको ऑफर होती है, वो करते हैं ऑफर एम्प्लॉयज़ को। तो सर इससे क्या होगा? देखो बेटा, अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो लॉजिकल बात है ये अर्निंग पर शेयर पे अफेक्ट करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है। तो इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, आइए समझते हैं कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहला कि भाई ऑप्शन आर लेस देन फेयर वैल्यू, हमें ये कंसिडर करना है कि भाई ऑप्शन की जो इशू है वो लेस देन फेयर वैल्यू हो रही है क्या, वो हमें देखना है। अगर हो रही है तो वो डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर है, मतलब इनके कारण हमारी अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होने वाली है। अगर उनके पास ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इशू हो गया ऐसा ऑप्शन, तो हमारी अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होगी, हमें पता ही है, सिंपल बात। तो सर इसमें फिर हमें करना क्या पड़ेगा? तो देखो, कितनी डाइल्यूट करनी पड़ेगी हमें, जितना हमें नुकसान हो रहा है। हमें नुकसान कितना हो रहा है देख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल, हमारे पास 1 लाख ऑप्शन थे जो हम 15 रुपये में एक्सेस कर सकते थे, जो हमें कंपनी ने इशू किए थे। 1 लाख शेयर ऑप्शन थे और हम 15 रुपये में कर सकते थे एक्सरसाइज, और जो एवरेज फेयर वैल्यू कंपनी की वो है 20 रुपये। तो मेरे को बताना यहाँ पे नुकसान कितना हुआ। यहाँ पे सिर्फ 5 रुपये का नुकसान हुआ है। कितना का नुकसान हुआ? 5 रुपये का नुकसान हो गया कंपनी को पर शेयर के ऊपर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी उतने ही रुपए से डाइल्यूट हो गई? अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी ने अपनी वैल्यू 5 रुपए से डाइल्यूट कर ली इन शेयर के लिए। तो क्या हम पूरे के पूरे शेयर को डिनोमिनेटर में कंसिडर करेंगे? बेटा नहीं करेंगे। तो उसका हमें एक रेशियो निकालना पड़ेगा, कितने कंसिडर करने। तो
1,00,000 इंटू 15/20, हमें ये रेशो से प्लस करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो टोटल हमारे पास 75,000 ऑप्शंस हैं, तो हमें 75,000 ऑप्शंस को प्लस करना पड़ेगा इन डिनोमिनेटर। सिंपल चीज़ है। तो उतने शेयर हमारे हो गए, सॉरी इतने हमें करने पड़ेंगे माइनस फ्रॉम डिनोमिनेटर। मैं बार बार प्लस बोला था, माइनस करने पड़ेंगे डिनोमिनेटर से 1,00,000 शेयर। और हमारे पास टोटल कितने शेयर डायल्यूट होने को आ गए? हमारे पास 25,000 शेयर डायल्यूट हो गए। सिंपल चीज़ है। तो इतने इतने शेयर हम जाके डिनोमिनेटर में प्लस कर लेंगे। तो पहले तो आप निकालो एडजस्टमेंट फैक्टर कि भाई कितना हमें लॉस हो रहा है, कितने का हमें लॉस हो रहा है। सिंपल मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई 1,00,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 20, कितने का लॉस हो गया हमें? कितना है हमें यहाँ पे, कितना अमाउंट आया? 25,000 हमारे पास सॉरी शेयर्स आए। तो इन शेयर को आप प्लस कर दो डिनोमिनेटर के अंदर, खत्म बात। जितने का लॉस हुआ ना उतने नंबर ऑफ शेयर प्लस कर दो डिनोमिनेटर के अंदर। सिंपल, आपका मिल जाएगा आपका डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बिकॉज ऑफ स्टॉक ऑप्शन। बहुत सिंपल था। देखो यहाँ पे भी लिखा है ये चीज़ कि भाई शेयर ऑप्शन एट फेयर वैल्यू माइनस शेयर ऑप्शन एट एक्साइज प्राइस, शेयर ऑप्शन एट फेयर वैल्यू माइनस शेयर ऑप्शन एट एक्साइज प्राइस। ये करके हमें डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, सॉरी डायल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर हमें मिल जाएंगे, वो हमें प्लस कर देने हैं हमें डिनोमिनेटर के अंदर, और उससे हमें आगे मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर या फिर नंबर ऑफ अर्निंग पर शेयर, डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमें मिल जाएगा आगे जाके। अगर आपको ये बात क्लियर हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो प्लीज़ एक बार मुझे इन्फॉर्म करिए टेलीग्राम पे, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। तो बस वही चीज़ है कि भाई एडेड टू डिनोमिनेटर वाइल कैलकुलेटिंग दिस अर्निंग पर शेयर। सिंपल चीज़ थी बहुत। आगे आते हैं, ये आता है एंटी डाइल्यूशन। ये क्या होता है? व्हाट डज मीन बाय एंटी डाइल्यूशन? ये क्या होता है? तो बेटा देखो, ऐसे शेयर्स या फिर ऐसे अचानक बढ़े हुए शेयर जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को बचाने के लिए हमने किया हो इशू। एग्जाम्पल देखो, ऐसे शेयर जो हमने इशू किए पर वो मजबूरी में इशू किए ताकि हम अपने प्रॉफिट को बचा पाए। सर ऐसे कैसे भी शेयर इशू करने से प्रॉफिट बच गया? बेटा देखो, सपोज हमारे पास कंपनी हमारी लॉस में चल रही थी, ठीक है, कंपनी हैज़ लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर थे वो हमने कन्वर्टेबल डिबेंचर को हमने इशू कर लिया ताकि हमें उनको इंटरेस्ट पे नहीं करना पाए, ताकि हमारा जो लॉस पर शेयर है वो बच जाए, वो गिर जाए। तो डिबेंचर को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर हमने डिबेंचर को कन्वर्ट कर लिया नॉर्मल शेयर्स के अंदर, तो हमें उन पे इंटरेस्ट पे नहीं करना, और साथ में जो हमारा जो प्रॉफिट है जो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स वो घट गया था वो बढ़ जाएगा। क्या पता लॉस से वो रिकवरी हो जाए हमारी उससे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई हम ऐसा कुछ एक्शन ले रहे हैं बिकॉज टू सेव अवर प्रॉफिट्स एंड टू इनकर लेस लॉसेस या फिर रिड्यूस द लॉसेस या फिर इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर बिकॉज ऑफ दिस स्टेप, तो ये बोलते हैं एंटी डाइल्यूशन शेयर। क्या बोलते हैं? एंटी डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन नहीं होगा इनके कारण, क्योंकि देखो ना बेटा, प्रॉफिट बढ़ गया हमारा, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया बिकॉज ऑफ देम। सही है ना? इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर या फिर डिक्रीज इन लॉसेस, अगर ऐसा कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, तो हमारा होता है एंटी डाइल्यूशन शेयर्स। तो डाइल्यूट नहीं करते, उल्टा वो बचाते हैं हमारी कंपनी को। तो फिर उनको हम एज अ डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर में नहीं लेंगे इनको, क्योंकि ये बचा रहे हैं हमारी कंपनी को। सिंपल बात है। तो वो मेन बात है, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, उसका प्रॉफिट बचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट कम पे करेंगे, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगी हमारी, और लॉसेस घट जाएंगे अर्निंग पर शेयर बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ शेयर्स। तो इसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूशन शेयर्स। तो प्लीज़ इसको एक बार नोट कर लेना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देगी वाला। आगे लास्ट में आता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। हमें इनको कैसे डिस्क्लोज करना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। देखो सिंपल बात है, हम जो हमारा पीएनएल का फेस है ना, उसमें हमें मेंशन कर देना है भाई अर्निंग पर शेयर कितना है हमारा, और कितना हमारा है डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। हमें वो डायरेक्टली मेंशन कर देना है पीएनएल के फेस के ऊपर, जो एंडिंग वाला आता है ना फेज, हमारा एंडिंग फेज, हमें वहाँ पे मेंशन करना है। पर साथ में हमें कुछ नोट्स में डिस्क्लोजर भी देने हैं। एग्जाम्पल, अमाउंट्स यूज एज पर द न्यूमरेटर एंड इट्स रिकंसिलेशन टू पीएनएल। मतलब अमाउंट कैसे आए, जो न्यूमरेटर में हमने अमाउंट इस्तेमाल किए वो कहाँ से आए, कैसे आए, बताना पड़ेगा पूरा, और पूरा रिकंसिल करना पड़ेगा भाई कहाँ कहाँ से कौन सा आइटम हमने काटा, कौन सा हमने ऐड किया पीएनएल के अंदर, तो हमें ये अमाउंट मिले। क्लियर हुआ? साथ में जो हमारे जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी हमें कैसे कैलकुलेट में पूरे मेंशन करने पड़ेंगे साथ में, और कैसे हमारा बेसिक डिनोमिनेटर आया वो हमें बताना पड़ेगा। जो हमने ऊपर किया ना पूरा कैलकुलेशन, हमें पूरी बतानी पड़ेगी यहाँ पे आके। आगे आगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है भाई, जब हमने शेयर इशू नहीं किए थे
तब हमारी कितनी नॉमिनल शेयर की वैल्यू थी, एग्जाम्पल 10 रुपये 100 रुपये जितनी भी होगी बतानी पड़ेगी, सिंपल बात है। अर्निंग पर शेयर एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये क्या होता है सर? कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ स्ट्राइक हो गई, हमने उनको भी कंसिडर कर लिया लॉस को, तो हमारा अर्निंग पर शेयर उनके कारण गिर गया। तो अगर ऐसे कुछ आइटम्स है तो उनको एक्सक्लूड करके मेंशन करना पड़ेगा कि भाई बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने उनको कंसिडर नहीं किया टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, तो हमें वो दिखाना पड़ेगा नीचे अलग से डिस्क्लोजर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, और आपको जो भी नोट्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।